ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हाइड्रोस्टैटिक्स का। तो इसमें एक वुडन प्लैंक दिया हुआ है आपको 1 मीटर लेंथ का, ये फिगर क्वेश्चन के साथ ही दी हुई है। एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, इसकी जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म है। इसको यहाँ पे हिंज किया हुआ है। हिंजेस आप जानते हो, अगर मैं 3D में करूँगा इमेजिन, तो हिंजेस यहाँ पर जो बेस है उसकी इस लाइन के ऊपर लगे हुए हैं हिंजेस, ठीक है। द टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू अ हाइट ऑफ 0.5 मीटर्स। तो ये जो हाइट है ये 0.5 मीटर्स है। अगर मैं इसको h से डिनोट करता हूँ, और जो इसकी टोटल लेंथ है आपकी प्लैंक की, इसको अगर मैं L से डिनोट करता हूँ, तो सबसे पहले आप देखो L की वैल्यू आपको दी हुई है 1 मीटर, तो दैट मीन्स h इज इक्वल टू कैपिटल L/2 इस प्रॉब्लम में। और इसके अंदर हमने वाटर भरा है, ठीक है। और द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द प्लैंक ऑफ द मटेरियल, तो प्लैंक के मटेरियल की डेंसिटी को अगर मैं रो से डिनोट करता हूं, तो देन रो अपॉन रो डब्ल्यू इज 0.5। दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ द सॉलिड मटेरियल ऑफ द प्लैंक इज हाफ द डेंसिटी ऑफ वाटर। दिस इज व्हाट इज गिवन इन दिस प्रॉब्लम ऑलरेडी। अब इस प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए देखिए, तो हमें निकालना है ये जो इक्विलिब्रियम में एंगल है। तो प्लैंक इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द प्लैंक। तो एक तो उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही होगी, उसके ऊपर बॉइंट फोर्स एक्ट कर रही होगी, और जहाँ पे हिंज के साथ प्लैंक जुड़ा हुआ है वहाँ पे हिंज फोर्स भी एक्ट कर रही होगी। तो हिंज फोर्सेस की कई बार डायरेक्शन डिटरमिन करना हार्ड होता है। तो इस प्रॉब्लम में देखो, अगर प्लैंक इक्विलिब्रियम में, तो कंसेप्ट वही हमें यूज़ करना है कि व्हेन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो भी ज़ीरो होती है, और उसके ऊपर जो नेट टॉर्क लगती है वो भी ज़ीरो होती है। नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क आर बोथ ज़ीरो। तो अब इस डायग्राम को अगर मैं 3 डायमेंशन में बनाऊं प्लैंक को, तो ये आपका एक लकड़ी के फट्टे के जैसा मान लो प्लैंक है, या किसी भी और मटेरियल का बना हुआ है, और यहाँ पे ये हिंजेस लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस प्लैंक की जो विड्थ है उसको मैंने बहुत थोड़ा सा W दिखा दिया है, और इस लेंथ को हम L दे रहे हैं, और ये जो ब्रेड्थ ऑफ द प्लैंक है, ये वाली जो उसकी डायमेंशन है, इसको अगर मैं B मान लूँ, तो ये 3 डायमेंशन में वही पिक्चर है प्लैंक की जो आप ओरिजिनल प्रॉब्लम के साथ दी हुई है, उसको मैंने रीड्रॉ कर दिया। ये हाइट h है ताकि आप लोग आराम से समझ पाएं। तो अब देखिए कौन सी फोर्सेस प्लैंक पे लग रही है। जो ग्रेविटी की फोर्स है वो हमें कहाँ दिखानी पड़ेगी? ऑब्वियसली जो प्लैंक अगर वो रेक्टेंगुलर है तो उसके बिल्कुल सेंटर पे, जहाँ पे इसकी जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप बोल सकते हैं, या उसका सेंटर ऑफ मास, वहाँ पे इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करनी चाहिए mg। तो mg फोर्स कितनी होगी? इस प्लैंक को अगर मैं एक W विड्थ का रेक्टेंगुलर सॉलिड मान लेता हूँ, तो ये इसकी वॉल्यूम है, ये इसकी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू g, ये इसका वेट आ जाएगा। और बॉइंट फोर्स कितनी लगेगी प्लैंक के ऊपर? तो आप देखो इसमें यहाँ तक प्लैंक जो है वो आपका लिक्विड में अंदर इमर्स्ड है या डूबा हुआ है, या फिर आप इसको किसी और तरीके से बनाना चाहते हो तो आप ऐसे कुछ बना सकते हो। सो दिस अप टू हियर द प्लैंक इज इमर्स्ड इन द लिक्विड। लेकिन प्लैंक की जो वॉल्यूम लिक्विड के अंदर इमर्स्ड है वो भी एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है, लेकिन जो प्लैंक की लेंथ लिक्विड के अंदर है वो लेंथ जो उसकी टोटल लेंथ है कैपिटल L उससे कम है। इस लेंथ को हम इस प्रॉब्लम में स्मॉल l एज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में मैंने किया हुआ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है उसको मैंने स्मॉल l एज्यूम किया है। तो अब आप देखो, अब हम अगर हमें बॉइंट फोर्स इसमें दिखानी है कि बॉइंट फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रही है, इस सॉलिड के ऊपर जो बॉइंट फोर्स लगेगी वो किधर एक्ट कर रही है। तो आप देखो, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड विच लाइज इनसाइड द लिक्विड, तो उसने लिक्विड की वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया। सॉलिड की शेप का जो पार्ट लिक्विड के अंदर है वो भी एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है, जैसे क्यूबॉइडल शेप। अब यहाँ पे जो लिक्विड था वो अपनी जगह से हट गया। अब जो लिक्विड इस शेप का जो लिक्विड अपनी जगह से हट गया है, ठीक है, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा, उसका सेंटर ऑफ मास ले लो अभी इस प्रॉब्लम में, क्योंकि ये ज़्यादा हाइट इन्वॉल्व नहीं है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास इन दिस प्रॉब्लम विल बी नियरली सेम। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मतलब जो लिक्विड अपनी जगह से हट गया, उस लिक्विड की शेप क्या है? जो हटा हुए लिक्विड की शेप भी ऐसी थी, यहाँ से लिक्विड कहीं और चला गया, तो जो लिक्विड अपना हट गया उस लिक्विड की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ आएगी? तो अगेन ये जो दूसरा रेक्टेंगुलर सॉलिड आ रहा है, इस रेक्टेंगुलर सॉलिड का भी जो डायगोनल, क्योंकि ये भी रेक्टेंगल होगा, तो जहाँ पे डायगोनल्स कट करेंगे, मतलब क्या है कि जहाँ पे इसका सेंटर लाई करेगा, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर लाई करेगा, तो बॉइंट फोर्स एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और बॉइंट फोर्स उस पॉइंट पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। और जिस पॉइंट पे बॉइंट फोर्स एक्ट करती है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ बॉयंसी। दैट पॉइंट इज टर्म्ड एज सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो इसमें सेंटर ऑफ बॉयंसी कहाँ पे आएगा आप विजुलाइज कर सकते हो। प्लैंक का जो जिस पार्ट ने लिक्विड को हटा दिया उस लिक्विड की शेप भी रेक्टेंगल थी, ये स्मॉलर वाला रेक्टेंगल, और उस लिक्विड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर यानी कि प्लैंक के ऊपर बॉइंट फोर्स एक्ट करेगी सेंटर ऑफ बॉयंसी के ऊपर, वो ये वाला पॉइंट आ जाएगा।
और वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, अगर लेंथ L ऑफ द प्लैंक लिक्विड के अंदर है तो ये ब्रेड्थ B है दोबारा से, और विड्थ दोबारा से W है। ये स्मॉलर पार्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लैंक जो लिक्विड के अंदर है, और ये ग्रेविटी ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू G, ये बॉइंट फोर्स की एक्सप्रेशन आ जाएगी इस प्लैंक के ऊपर। तो अब वेट की फोर्स, बॉइंट फोर्स और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स के डायरेक्शन डिटरमिन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो क्योंकि ये इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है, तो हम नेट टॉर्क को जीरो करने के लिए हम इस एक्सिस के अराउंड, ये जो आपकी ये लाइन जो मैंने यहाँ पे बना दी है, हिंज में से जो एक्सिस पास हो रही है, हिंज के साथ ओवरलैप भी कर रही है, हम उस एक्सिस के अराउंड टॉर्क्स को बैलेंस कर देंगे। तो ग्रेविटी की फोर्स की टॉर्क लेनी है आपको, ग्रेविटी की फोर्स की टॉर्क और बॉइंट फोर्स की टॉर्क इसी एक्सिस के अराउंड। तो इस डायग्राम में हमने वही किया हुआ है। ये आपकी ग्रेविटी की फोर्स है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन, डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, ये तो इसकी लेंथ कितनी आएगी? इसकी लेंथ आएगी, अगर टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक L थी तो ये लेंथ आएगी कैपिटल L/2, ये कैपिटल L/2 आएगी लेंथ, ठीक है। और ये ग्रेविटी की टॉर्क है, तो R क्रॉस F, ये आपका R वेक्टर है, इसको मैंने यहाँ पे बना दिया। R वेक्टर का मैग्नीट्यूड L/2 आएगा और RF साइन थीटा। तो ये बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ये वाला एंगल भी थीटा आएगा, क्योंकि ये उसी के ऊपर ये लाइन, डॉटेड लाइन आ रही है, तो ये वाला एंगल भी थीटा आएगा, और ये वर्टिकल है तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो हम इसमें जब टॉर्क लेंगे ग्रेविटी की फोर्स की, तो RF साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, क्योंकि R वेक्टर और F वेक्टर के बीच में एंगल पाई माइनस थीटा है, लेकिन साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो ये तो ग्रेविटी की फोर्स की टॉर्क है। इसको हम बॉइंट फोर्स की टॉर्क से बैलेंस कर रहे हैं। बॉइंट फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है, देखो ये यहाँ पे, इस फिगर में साफ नहीं दिख पा रहा है आपको बॉइंट फोर्स, लेकिन बॉइंट फोर्स इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट, ठीक है। जो आपका ये L, जितनी लेंथ आपकी प्लैंक की लिक्विड के अंदर है, ठीक है, उस लेंथ का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर आएगा वो यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे आएगा, समझ रहे हो। जैसे हमने यहाँ पे कैपिटल L/2 डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ से कैपिटल L/2 डिस्टेंस पे तो हमने ग्रेविटी की फोर्स mg को दिखाया, तो पॉइंट फोर्स को कहाँ दिखाएंगे हम? जो लेंथ लिक्विड के अंदर है प्लैंक की, कैपिटल स्मॉल l, उस लेंथ से हाफ लेंथ तक जाएंगे, और हाफ लेंथ पे जाके वहाँ पे हम ऐसे कई बॉइंट फोर्स दिखाएंगे। तो ये बॉइंट फोर्स हमें यहाँ दिखानी चाहिए, और या इस डायग्राम में सपोज ये बॉइंट फोर्स हमने यहाँ दिखाया हुआ है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ की थी, तो हम बॉइंट फोर्स अगर इस पॉइंट पे एक्ट करिए, तो यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से सेंटर से हम बॉइंट फोर्स दिखाएंगे, तो वहाँ से जहाँ पे ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जिस पॉइंट के ऊपर बॉइंट फोर्स एक्ट कर रही है, वहाँ तक अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वहाँ तक अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उसकी लेंथ आएगी स्मॉल L/2, ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर सॉलिड है, तो स्मॉल L/2 लेंथ। तो ये यहाँ पे स्मॉल L/2 इस पॉइंट के थ्रू बॉइंट फोर्स एक्ट कर रही होगी, ठीक है। तो बॉइंट फोर्स की टॉर्क RF, अब इसमें R की वैल्यू है, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड है L/2, और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, ठीक है। तो RF, F इज बॉइंट फोर्स, R की मैग्नीट्यूड है L/2 साइन ऑफ थीटा, ये एक्सप्रेशन आएगा। अब 2 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो ये बॉइंट फोर्स की टॉर्क और ग्रेविटी की टॉर्क को हमने बैलेंस कर दिया है इसमें, तो उससे हमारे पास बड़ा इजीली आंसर बनना चाहिए। तो ये तो पहले ही हमने एक्सप्रेशन लिख ली थी। तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा भी दोनों तरफ से हमने कैंसिल आउट कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई साइन थीटा, और ये एक्सप्रेशन हमारे पास आई। अब इस एक्सप्रेशन में इस एक्सप्रेशन से हम बॉइंट फोर्स की जो वैल्यू है, ये बॉइंट फोर्स की वैल्यू अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, और ये mg की वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ये दोनों वैल्यूज डालने के बाद देखो b कॉमन फैक्टर है और g दोनों तरफ कॉमन फैक्टर है और w कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ l इंटू रो डब्ल्यू रह जाएगा। तो ये l इंटू रो डब्ल्यू से l स्क्वायर रो डब्ल्यू हो जाएगा, और ये कैपिटल L स्क्वायर रो हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है? हमको इसमें स्मॉल l अपॉन l की रेशो हम यहाँ से निकालेंगे, तो इतनी बनेगी। तो ये स्मॉल l अपॉन l की रेशो 0.5 आ रही है। अब स्मॉल l अपॉन कैपिटल L को हम थीटा से रिलेट कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो इस डायग्राम से पता चल रहा है। सो दिस इज स्मॉल l, द लेंथ ऑफ द प्लैंक विच लाइज इनसाइड द वाटर, और ये कैपिटल L/2 है। तो यहाँ से अगर मैं cos थीटा लेता हूँ, इस ट्राइंगल से cos थीटा आएगा h अपॉन l, ये आपके पास cos थीटा की एक्सप्रेशन आ जाएगी इसमें, ठीक है। और यहाँ से हमको ये भी मालूम है कि जो h है हमें दिया हुआ है, h इज इक्वल टू टोटल लेंथ का हाफ है, ये टोटल लेंथ का हाफ जो हमने सबसे पहले लिखा था, टोटल लेंथ मतलब इसका हाफ। ये इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए डज नॉट फॉलो फ्रॉम ज्योमेट्री, इट इज गिवन कि 0.5 है
और ये लेंथ 1 है, तो इसलिए h इज इक्वल टू एल बाई टू। तो यहाँ पे h को मैं अगर l बाई टू की टर्म्स में, l की टर्म्स में लिख दूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब स्मॉल l अपॉन कैपिटल L की वैल्यू अभी अभी हमने कंप्यूट की थी, अगर मैं इसमें स्मॉल l अपॉन कैपिटल L की वैल्यू निकाल के कैलकुलेट करता हूँ तो कॉस थीटा 1/√2 आता है, तो दैट मीन्स थीटा मस्ट बी π/4 और 45 डिग्रीज। ये एंगल के ऊपर प्लैंक यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहेगा।